अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू। आपकी अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी अदालत में आज मेरी मेहमान हैं एक ऐसी नेता जो अपनी बेबाकी से, अपने तर्कों से, अपनी बातों से हमेशा खबरों में बनी रहती हैं। किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकती हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। मोदी सरकार में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर हैं। प्लीज वेलकम स्मृति ईरानी। आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आज के जज वरिष्ठ संपादक अजय उपाध्याय की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू हो। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे स्मृति ईरानी के बहुत इंटरेस्टिंग करियर पर। मैं स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति ईरानी मोदी सरकार में चाइल्ड एंड विमेन अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी की पहली पहचान बनी टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू में जबरदस्त अभिनय से। आदर्श बहू के रोल में स्मृति ईरानी लोगों के दिलों में उतर गईं। राजनीति में स्मृति ईरानी को नोटिस किया गया जब उन्होंने दिल्ली में चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर स्मृति ईरानी ने वाक्पटुता और हाजिर जवाबी से अपनी धाक जमाई। हिंदुस्तान भले ही आजाद हो गया हो, यह अमेठी की आजादी की जंग है। स्मृति ईरानी राज्यसभा की मेंबर बनी और मोदी सरकार में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर बनी। मैं स्मृति जुबिन ईरानी। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान स्मृति ईरानी ने 40 साल से गांधी नेहरू परिवार की सबसे पक्की सीट अमेठी में राहुल गांधी को हराकर सबको चौंका दिया। आज भी जब जब देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो स्मृति ईरानी बीजेपी की स्टार कैंपेनर के रूप में नजर आती हैं। स्मृति ईरानी को हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती और पंजाबी में महारत हासिल है। लॉकडाउन लूट करेছে टीएमसी। पब्लिक स्पीकर के तौर पर इनकी डिमांड हर जगह होती है। टीवी का पर्दा हो या राजनीति का मैदान, स्मृति ईरानी ने अपनी खास जगह बनाई है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, उनका संघर्ष और जबरदस्त मेहनत है। केंद्र सरकार में मिनिस्टर, टीवी की एक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर स्मृति ईरानी आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगी। स्मृति जी, बहुत सारे रूप आपके हैं, लेकिन जो 8 साल आपने तुलसी बनकर लोगों के दिलों पर राज किया है, उसकी झलक देखी। आज भी वो सारी बातें याद आ गई और लोग बहुत मिस करते हैं। तो आप भी मिस करती हैं? रजत जी, माँ बेटे से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए सास बहू के लिए वक्त नहीं निकलता। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन पर प्रभु की असीम कृपा हो कि वो जन्मे ऐसे परिवार में जिस परिवार के पास 200 रुपए तक ना हो, और जब लड़की जन्म ले तो लोग कहें कि शायद इसकी किस्मत में लिखा है क्योंकि लड़की है कि मात्र ब्याह दी जाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी। अब ऐसी लड़की जब ना सिर्फ देश की राजनीति में बल्कि देश की मीडिया में भी योगदान दे सके, तो मुझे लगता है एक महिला होने के नाते इसे मैं घमंड नहीं कहूँगी बल्कि हर लड़की का गौरव कहूँगी कि आप जब जब हमें चुनौती देते हैं तब तब हिंदुस्तान की बेटी या हिंदुस्तान की साधारण परिवार की लड़कियाँ इस प्रकार का हुनर भी रखती हैं, इस प्रकार का साहस भी रखती हैं और कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा भी उन पर रहती है। और अब तो आपका
रोल बिल्कुल बदल गया है, तो आज का मुकदमा उसी रोल पर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम स्मृति ईरानी पर। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आरोप है कि ये राहुल गांधी को चैन से रहने नहीं देती। स्मृति जी, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी को सबसे ज्यादा कोई परेशान करता है तो आप करती हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि जब वो लंदन में थे, उन्होंने वहां जो कुछ कहा उसको लेकर आपने अमर्यादित बयान दिया। अगर अपने राष्ट्र के संरक्षण के लिए मैं अपील करूं, अगर अपनी मातृभूमि के लिए मैं कहूं कि आप कोई शब्द जो निंदनीय हो उसका इस्तेमाल ना करें, अगर मैं ये कहूं कि मेरे देश को विदेशी मिट्टी पर जलील ना करो, तो ये अभद्र टिप्पणी कहाँ से है? उन्होंने तो ये कहा कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं। देखिए, जो इस प्रकार का मुझ पर कटाक्ष करते हैं वो तो आज से 8 साल पहले कहते थे स्मृति हूँ। तो अपने आप में प्रभु की एक असीम कृपा कहीं या लीला देखें कि जिस स्मृति ईरानी के व्यक्तित्व को वो स्वीकार ही नहीं करते थे देश की राजनीति में, जिस स्मृति ईरानी के संदर्भ में अभद्र से अभद्र टिप्पणी करने वाले को वो अपने संस्थान में प्रमोट करते थे, आज वो स्मृति ईरानी उनके लिए ऐसा सर का दर्द बन गई है कि उनकी पूरी की पूरी आर्मी एक अदनी अमेठी के सांसद के पीछे पड़ी है। उनकी दुखती रग ये है कि 40 साल का उनका साम्राज्य एक सामान्य परिवार की महिला ने धराशय कर दिया। उनकी दुखती रग ये है कि जिनको वो पॉलिटिकल लेगेसी के बेताज बादशाह कहते थे, आज वो दर दर भटकते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, आज वो दर दर भटकते हैं पॉलिटिकल मर्सी के लिए। अब ये दुस्साहस अगर मैंने किया तो किया और उसकी सज़ा मैं भुगतने को तैयार हूँ। मैं आपकी अदालत में 2019 के चुनाव के वक्त भी आई थी, तब आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में मुझसे मिले थे और तब भी मैंने कहा था कि अगर अमेठी में विकास करने के लिए मुझे ये कीमत चुकानी पड़े कि कांग्रेस के गुंडे और कांग्रेस में अभद्र टिप्पणी करने वाले मेरे पीछे पड़ेंगे तो मुझे स्वीकार है। लेकिन तब भी ठानी थी, आज भी ठानी है कि 40 साल तो छोड़ें, राहुल जी ने अपने संसदीय कार्यकाल में अमेठी का जो अपमान किया, राहुल जी ने अमेठी में जो विकास ना होने दिया, अगर मैंने उनकी अमेठी के लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम स्मृति ईरानी है। स्मृति जी, आजकल बात सिर्फ अमेठी तक नहीं रही, अब तो लंदन में जो बोलते हैं उस पर भी आपको आपत्ति है? मुझे लगता है यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं, यहाँ पर हमारी नौजवान पीढ़ी है, वरिष्ठ नागरिक भी हैं, महिला भी है, पुरुष भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, निश्चित रूप से हमारे घर परिवार में जब झगड़े होते हैं तो कहा जाता है घर का झगड़ा। क्या हमको हमारी माँ कभी ये नसीहत देती है कि जाओ अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को, देश की सरहद के बाहर जाकर जलील करो? कोई है यहाँ बैठा हुआ? तो मैं आज जनता की अदालत में जनता से पूछती हूँ, क्या आपके देश में लोकतंत्र मर गया है? क्या आप जाके 5 साल में एक बार अपने वोट के माध्यम से अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं? अपनी पसंद की सरकार अगर आपकी ना भी हो, अगर आप विपक्ष के किसी राजनीतिक दल को वोट देते हैं तो क्या वो स्वतंत्र अधिकार आपके पास है? आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आज तक नरेंद्र मोदी ने किसी भी नागरिक से ये नहीं पूछा कि तुमने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन जो सड़क बनाई उस पर क्या देश का हर नागरिक चलता है? जो टॉयलेट बनाया, देश के 110 मिलियन गरीब परिवारों में महिलाओं के लिए पहली बार किसी ने टॉयलेट बनाया। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने कभी किसी से कहा कि तुम्हें टॉयलेट तभी मिलेगा जब तुम कमल का बटन दबाओगे? मैं आज यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें चाहे नरेंद्र मोदी से कोई भी गिला शिकवा हो, क्या तुम हिंदुस्तान को तोड़ने का नारा दोगे? और जो हिंदुस्तान तोड़ने का नारा देता है क्या तुम उसका समर्थन करोगे? देश में उनका समर्थन नहीं, इसलिए विदेश में जाके राग अलाप रहे हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में बोलने की इजाजत नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को कैम्ब्रिज में जाना पड़ा। हम सब इस देश में साक्षी हैं कि 2021 में वो तमिलनाडु के एक स्कूल में दंड पेल रहे थे, कर रहे थे ना?
हम सब इस बात के साक्षी हैं कि 2016 में जेएनयू में जाकर उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होने का नारे का समर्थन दिया कि नहीं दिया? सॉरी रजत जी, जनता की अदालत में जनता तय करे। क्या राहुल गांधी को जाकर विदेश में, उस देश में जिसने हिंदुस्तान को सालों साल गुलाम बनाया, उस देश में जाकर क्या आह्वान करना चाहिए था कि आओ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, आओ हिंदुस्तान को मजा चखाओ? ऐसा दुश्मन करता है। लेकिन स्मृति जी वो कहते हैं कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है उसमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में बोलकर तो आए हिंदुस्तान के टुकड़े होने का पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, नारा तो देकर आए रजत जी। अगर आप उनके पार्लियामेंट में गतिविधि को देख लें, ऐसे व्यक्ति को राहुल गांधी और गांधी खानदान ने चुनकर भेजा है पार्लियामेंट में, जिसने सार्वजनिक वक्तव्य दिया है कि 4-6 मारो। मेरा आरोप है आज गांधी खानदान के ऊपर कि जिस उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सरेआम जाकर कहा कि 4-6 मारो, और किस धर्म के लोगों को मारो मैं नहीं बोलने वाली यहां पर, उनको चुनकर भेज रहे हैं गांधी खानदान के लोग। सब इस बात के साक्षी हैं। देश के उपराष्ट्रपति चेयरमैन हैं राज्यसभा के। हमारे देश में कभी ऐसा, मैं आप सब नौजवानों से पूछती हूं, टेबल पे चढ़ के उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बुक्स फेंको, कागज फेंको, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द हाउस। हमारा स्पीकर नहीं, बीजेपी का स्पीकर नहीं, ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। यू आर द पीपल, आप हो जिसके हम जनप्रतिनिधि और नौकर बन के जाते हैं। हम आपके नौकर हैं, और आपके जो नौकर हैं जो लोकसभा में जाएंगे, उस पीठ पर राहुल गांधी के निर्देश अनुसार, सोनिया जी के निर्देश अनुसार कागज फाड़ के स्पीकर के चेहरे पर फेंका जाता है। ये स्वीकार है क्या जनता को? स्मृति जी वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अरे है नहीं, माइक कहां से बंद होगा? चलो जहां है, किस किस ने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसको बोलने में असिस्टेंट की जरूरत है? और मैं कहना चाहती हूं, आप जाकर देखें उस वक्तव्य को। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा उनका दुर्भाग्य है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये सब जनता है, पब्लिक है भैया, सब जानती है। अब गलती से मुंह से निकल गया, आपने उसको पकड़ लिया, बताइए। देखिए विषय ये है रजत जी, कांग्रेस करे गलती और भुगतान करे जनता, यही एक फर्क है। राहुल गांधी को अगर आप कांग्रेस की गलती कहते हैं तो उसको टैक्स पेयर क्यों भुगते? उसको देश क्यों भुगते? देश को जाकर विदेश में बदनाम क्यों करे? और बदनाम किया, झूठ बोला, लेकिन विदेशी ताकतों का आह्वान कर दिया कि आओ। ये यंगस्टर्स के बारे में दोबारा कहती हूँ रजत जी, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। हमारी इकोनॉमी का और बड़ा होना मतलब इनका भविष्य उज्जवल होना। राहुल गांधी ने जाकर इनके ऊपर हमला किया है लंदन में। हम तो लड़ लेते हैं संसद में, हम लड़ लेते हैं चुनाव की युद्ध भूमि पर, इनके भविष्य पर हमला किया है। हमारे ऊपर आर्थिक इकोनॉमिक सैंक्शंस क्यों नहीं हो रहे? ये उनकी दुखती रग है। अगर हिंदुस्तान पर आर्थिक कोई विदेशी ताकत कटाक्ष करती है, अर्थतंत्र पर हिंदुस्तान के हमला होता है, इनके सपने धूमिल होते हैं। ये सिर्फ देश पर, मोदी पर नहीं, ये नौजवान पीढ़ी पर धावा बोला है। और आपको लगता है हम चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहेंगे? लेकिन पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। हम तो चलने दे रहे हैं, वो क्यों नहीं आके माफी मांगते? अब देश कह रहा है संसद तो कुछ सांसदों का जमावड़ा है, लेकिन वो संसद, उस पे ध्वजा हिंदुस्तान का लहराता है भाई। वो तिरंगा इतनी आसानी से नहीं लहरा रहा हवा में, उसके लिए लाखों ने अपनी जानें गंवाई हैं। लेकिन मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान देखा है, उन्होंने कहा कि माफी तो नहीं मांगेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस और विशेषतः गांधी खानदान घमंडी है। आज इसका सर्टिफिकेट स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया। खड़गे जी ने 2-3 बातें कही हैं। जी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब चाइना गए
तो वहाँ उन्होंने कहा कि पहले लोगों को ये कहने में शर्म आती थी कि हम भारत में पैदा हुए। प्रधानमंत्री जी जब साउथ कोरिया गए तो उन्होंने कहा कि पहले लोग पूछते थे कि हमने क्या पाप किया जो भारत में पैदा हुए। उनका कहना है कि जब मोदी जी ऐसी बातें विदेशों में कह सकते हैं तो राहुल गांधी भी फिर देशों में कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी भी ये कहा कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में खत्म है? नहीं कहा। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी ये कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे हिंदुस्तान में तबाह हो गए? नहीं कहा। मैं आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये जनता बैठी है और मैं तो धड़ल्ले से आ सकती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। आप कभी रजत जी राहुल गांधी को न्योता दे के देखिए, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि जब कोयला लूटा जा रहा था कांग्रेस के राज में, तब क्या जनता आनंदित थी? जब कॉमनवेल्थ का घोटाला हो रहा था, यंगस्टर्स सब जा रहे थे और सामने से सीधा आपकी छत जो है स्टेडियम की वो गिर रही थी, तो क्या यंगस्टर्स आनंदित थे? तो देश में 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, ये देश विदेश सब जानते थे। इंडिया हैज अ ब्लीक फ्यूचर। और अपने आप में मुझे किसी अमेठी के हमारे नागरिक ने बतलाया कि दीदी 2014 से पहले इटालियन जो इकोनॉमी है वो नंबर 5 पे थी और हिंदुस्तान जो है वो नंबर 8, 9, 10 पे थी। अब उल्टा हो गया रजत जी, हम 5 पे हैं, वो 10 पे हैं। वो कहते हैं कि हमें बीजेपी वाले देशभक्ति मत सिखाओ। हमारे गांधी परिवार में इंदिरा जी ने शहादत दी, राजीव गांधी शहीद हुए। कहना चाहते हैं, खड़गे जी कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर शहादत दिलवाई है। नहीं, एक सेकेंड, ये बहुत गंभीर आरोप है। क्या खड़गे जी का ये कहना है कि उन्होंने जानबूझकर, असैसिनेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, रजत जी बहुत ही गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि इस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है, इंदिरा जी ने बलिदान दिया, राजीव ने बलिदान दिया, और आपके घर परिवार से एक कुत्ता भी नहीं मरा। कितने लोग जो यहाँ बैठे हैं किसी फौजी के परिवार से हैं? फौजी के परिवार से हैं? आप में से कितने लोगों ने कहा कि मेरे परिवार ने बलिदान दिया इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बनाओ? यहाँ जितने लोगों ने फौज के परिवार होने का कहा, खड़गे जी उनको बोल रहे हैं क्या? यहाँ जिन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से हूँ लेकिन कांग्रेस से नहीं हूँ, खड़गे जी उनको गाली दे रहे हैं क्या? मैंने आपके सामने प्रमाण दिखाया। इनको कुत्ता कह रहे हैं, हमको कुत्ता कह रहे हैं। अब ये तो खड़गे जी से पूछना पड़ेगा। इसीलिए आप भाषा देखिए। ये कौन है जो यहां बैठे हैं ऑडियंस में? मतलब अगर इनके नाम के पीछे गांधी नाम नहीं तो इनके पुरखों के बलिदान की कोई औकात नहीं। दूसरा एक और पूछ लेती हूँ, यहाँ सारे बच्चे बैठे हैं, बच्चे ही बोलूँगी अब मैं। तुम्हें अगर कोई कहे अपने देश के लिए तुम्हें कुछ कर गुजरना है, तुम में से कितने लोग अपने देश से उसकी कीमत मांगोगे? ये नया भारत है रजत जी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को दिखाई नहीं देता। ये कीमत नहीं वसूलता अपने बलिदान की, ये कीमत नहीं वसूलता अपने योगदान की। ये वो भारत है जो आज से 25 साल का भारत कैसा होगा वो बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब अधीर रंजन चौधरी ने तो कहा कि बीजेपी के लोग, सरकार के मंत्री राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि वो राहुल गांधी से डरते हैं। मैं आज बीजेपी की एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते कहती हूँ, अगर आप मुझसे पॉलिटिकली पूछेंगे रजत जी, तो मैं तो कहती हूँ, कई लोग इसका उपहास भी करते हैं कि स्टार प्रचारक है हमारे लिए राहुल गांधी, जितना बोलेंगे बड़ी कृपा होगी और बोलें। लेकिन जो इस प्रकार की टिप्पणियां हैं, मान लीजिए अदालत में कोई भी जनता ना बैठी हो, मान लीजिए जज साहब की कुर्सी पर कोई विराजमान ना हो,
मान लीजिए क्लर्क उपस्थित ना हो, सिर्फ कैमरा हो, रजत शर्मा हो और राहुल गांधी हो, आप उनसे सिर्फ इतना पूछिए, एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1 कि जब देश पर कोरोना का संकट आया, तब ये कहने की बजाय कि आओ हिंदुस्तान में हम लोग वैक्सीन बनाते हैं, वो विदेशी वैक्सीन का क्यों बार बार हिंदुस्तान पर प्रेशर बढ़ा रहे थे? इतना पूछ लीजिए। दूसरा उनसे पूछिए, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आइए हम लोग हर नागरिक को डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिखाएं, तो क्यों राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा कि भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ गांव में किसी को फोन चलाना नहीं आएगा? क्या हिंदुस्तान का अपमान नहीं है? आज हम गौरव करते हैं कि यूपीआई के अगर आप साल 2022 का ट्रांजैक्शन देख लो, 126 लाख करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन साधारण हिंदुस्तानी ने, गांव में बैठे हिंदुस्तानी ने किया यूपीआई से। हिंदुस्तान के ये बढ़ते कदम राहुल गांधी को क्यों रास नहीं आते? और मैं बताती हूं क्यों रास नहीं आते। 2014 से पहले, और ये छोटे नहीं जो बड़े हैं वो समझेंगे, गरीब को अगर बैंक अकाउंट खुलाना होता तो बैंक का दरवाजा ही कभी नहीं खुलता, क्योंकि उसके पास ना कागज होते ना मिनिमम बैलेंस होता। नरेंद्र मोदी ने कहा चलिए हम मिनिमम बैलेंस नहीं लेंगे, हम बैंक को भेजेंगे गरीब के घर पे और उसका खाता खुलवाएंगे। ठीक, 480 मिलियन बैंक के खाते खुले। ठीक है, 480 मिलियन बैंक के जब खाते खुले, 48 करोड़, तो सीधा भारत की तिजोरी से पैसा गया उस बैंक के खाते में। 28 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा गया सीधा गरीब के खाते में। अब प्रश्न मैं आपके पास छोड़ती हूँ, ये बैंक का खाता नहीं होता, 28 लाख करोड़ रुपया कहाँ जाने वाला था? कांग्रेस की प्रॉब्लम यही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो सारा कुछ कर रहे हैं ये अडानी को बचाने के लिए कर रहे हैं, उनका नाम ना पार्लियामेंट में आ जाए इसलिए रोक रहे हैं। देखिए, उनके एक नेता ने पंजाब में शायद कहा कि अडानी अंबानी तो बहाना है, मोदी को मारो। उनके नेता का वक्तव्य है, राहुल गांधी इसको मना नहीं कर सकते। उनके नेताओं ने तो एयरपोर्ट पे बैठकर उस एयरलाइन के पास कह दिया मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लोकतंत्र की आपको ताकत देखनी है कि आपके द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी कांग्रेस वाले धड़ल्ले से देते हैं और आपका प्रधान सेवक मुस्कुराते हुए अपने काम में रहता है। कि आपके प्रधान सेवक की मृत माँ और मृत पिता का उपहास उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। माँ मर गई 100 साल की, उसके बाद क्या किया कांग्रेसियों ने? मैं आज पूछती हूँ यहाँ पर जितने लड़के लड़की बैठे हैं, तुम्हारे बाप को कोई गाली दे, माँ को कोई गाली दे, तुम में से कौन चुप बैठेगा? लेकिन मोदी चुप बैठे हैं क्योंकि वो प्रधान सेवक हैं। उनको विष का एक घूंट हर दिन पीना है। और जहाँ तक बात अडानी की है, अगर कहीं भूले बिसरे मिल गए आपको राहुल गांधी, तो उनसे 5 चीज़ें पूछिए। पॉइंट नंबर 1, जब उनकी माताजी मुखिया थी यूपीए की सरकार की, तो क्या उनकी सरकार ने अडानी को 72,000 करोड़ का लोन एक्सटेंड किया था? दूसरा क्वेश्चन, कि जिन गहलोत साहब को बहुत प्रेम करते हैं राहुल जी, क्या उन गहलोत साहब के साथ 60,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल पैकेज अडानी जी ने राहुल जी के आशीर्वाद से किया था? तीसरा प्रश्न, जो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बोला जाना है वो सिखाते हैं, क्या उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में कोल का काम करने के लिए अडानी समूह को विशेष प्रावधान, सहायता, सहयोग कांग्रेस के राज्य में हुआ था? चौथा प्रश्न कांग्रेस को, कि जब 1990 के दशक में चिमनलाल जी ने पोर्ट बनाने के लिए गुजरात में जमीन दी, तब क्या मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे? पांचवा, 1985 में
एग्जिम पॉलिसी राजीव गांधी ने बनाई और अडानी ट्रेडिंग हाउस बन गया। राजीव गांधी कौन है? पहले ये 5 सवाल कर लीजिए। ये सारी बातें अडानी जी खुद आपकी अदालत में कह गए थे, इन्होंने मुझे दिया था। अच्छा, तो मतलब जनता जानती है, अदालत जानती है, कटघरे में बैठी औरत जानती है, अगर कोई अनजान है तो सिर्फ राहुल गांधी। एक किसी कांग्रेस के नेता ने लिखा है, कुछ रहम कर ए स्मृति, थोड़ा संभल जाने दे। राहुल, कांग्रेस ही ने लिखा है। राहुल अगला जख्म भी सह लेंगे, पहला तो भर जाने दे। कांग्रेस ही ने लिखा है। ये शूरवीर कौन है? उनका नाम नहीं बता सकता, मेरे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छा लगा कि स्मृति हूँ से स्मृति रहम तक का सफर मैंने 9 सालों में पूरा कर दिया। तो राहुल गांधी ये समझेंगे नहीं और आप रहम नहीं करेंगी। मैं तो उनको आमंत्रण देना चाहती हूँ, आओ कुछ दिन तो गुजारो अमेठी में। एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्मृति ईरानी पर इल्जामात और सवालात का एक और। केजरीवाल जी कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को अब आप जेल से निकलने नहीं देंगे। देखिए, पहले केजरीवाल जी ही कहते थे डाल ना जेल में, और अगर जेल की बात करें तो मनीष जी तो छोड़ दीजिए, आपने सत्येंद्र जी को नहीं देखा क्या ठाठ से जेल में रह रहे हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर इल्जाम है कि इनकी सरकार विरोधी दलों को जीने नहीं देती। स्मृति जी, इस मामले में सारे विरोधी दल एक हैं। सब कहते हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन्होंने हमारा गला दबाया हुआ है, जीने नहीं देते। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, मनीष सिसोदिया हो, सब कहते हैं कि उनका गला घोट रहे हैं सीबीआई और ईडी वाले। मैं रजत जी बड़ी विनम्रता से पूछ रही हूँ कि एक हैं जिन्होंने चारे में भी घोटाला किया, रेल में भी घोटाला किया, और घोटाले में लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का मैंने अखबारों में पढ़ा है कि स्पॉइल्स ऑफ करप्शन पकड़ा गया, जिसके यहाँ पे 600 करोड़ का ऐसा आर्थिक वर्चस्व पकड़ा गया हो जो आपके पैसे की लूट हो, उसको क्या करना चाहिए? सलाखों के पीछे करना चाहिए, जनता की राय है, लेकिन सलाखों को पीछे करने के लिए या व्यक्ति को सलाखों के पीछे करने के लिए एक लीगल प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। उसमें ना मैं हस्तक्षेप कर सकती हूँ, ना आप, ना जनता। और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि आप इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस को, जुडिशियल प्रोसेस को पूर्ण होना दें। तो अब अगर ऑपोजिशन कहता है कि ये प्रोसेस में गतिरोध लाने की ज़रूरत है क्योंकि वो ऑपोजिशन में है, तो मेरा तो मंतव्य यही है कि जब आप सत्ता में हो तो यूपीए लूटेगी, जब ऑपोजिशन में हो तो सफोकेट हो जाएगी, क्योंकि आपने करप्शन किया, करप्शन का पैसा नहीं पकड़ना चाहिए। देखिए, उनका तर्क क्या है मैं बताता हूँ। तेजस्वी यादव का जिक्र आपने किया। उन्होंने कहा कि 2017 में भी हमारे ऊपर रेड हुई थी, 8,000 करोड़ का लेन देन पकड़ा गया था, हज़ारों करोड़ का मॉल बताया गया था, इसका कोई हिसाब नहीं हुआ। अब 800 करोड़ का नया हिसाब करने के लिए तो बुला रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने कहा है कि अभी उनके पास वक्त नहीं हिसाब करने का। अब वो बिजी हैं विधानसभा मैं आपसे में। पूछना चाहती हूँ, साधारण नागरिक यहाँ बैठे हैं, अगर पुलिस कभी बुलाए तहकीकात के लिए, आप में से कितने लोग पुलिस को कहेंगे सॉरी मैं बिजी हूँ? ऑपोजिशन की एक खासियत देखिए, पहले बोलेंगे सॉरी मैं बिजी हूँ, कल आना, फिर बोलेंगे सॉरी मैं बिजी हूँ, जब मैं कहूँ तब बुलाना, फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं आज बिजी हूँ, आज बीमार हूँ, आज मैंने ऑक्सीजन लगा रखा है, लेकिन मैं सिंगापुर घूमूंगा और मेरे आसपास कोई ऑक्सीजन का टैंक नहीं होगा।
तो मुझे लगता है कि आज हमारी सबसे बड़ी मुझे लगता है ताकत ये है कि मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, जनता के पास तथ्य बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। देखिए, उनका कहना है कि ईडी ने 121 केसेस किए जब से मोदी जी की सरकार बनी, उसमें से 115 केसेस 95% केसेस विरोधी दलों के नेताओं के ऊपर है। देखिए, अगर उन्होंने सत्ता की कुर्सी पर बैठकर देश को लूटा है तो देश क्या चाहता है कि उनको छोड़ दें? और जहां तक मोदी जानबूझ के ऑपोजिशन को सफोकेट कर रहे हैं, 9 साल हो गए साहब। इन्वेस्टिगेशन को अपना समय निकालना पड़ता है। अगर वाकई में दुश्मनी का कोई ना कोई परिचय देना होता तो 9 साल दामाद जी घूम रहे होते खुले। वो कहते हैं जो बीजेपी में आ गया वो साफ हो गया। हिम्मता बिस्वर्मा हो, दामाद जी बीजेपी में है। शुभेंदु अधिकारी, ये सब वॉशिंग मशीन में आके साफ सुथरे हो गए, धुल गए। ये तो जनता आपसे पूछती होगी कि दामाद जी क्या बीजेपी में है? नहीं है ना। अब उनके ऊपर जो भी करप्शन का आरोप है या गांधी परिवार के ऊपर जो करप्शन का आरोप है, गांधी परिवार भी तो बेल पर बाहर है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर उनके ऊपर दोषारोपण में कोई तथ्य नहीं होता तो केस खारिज नहीं हो जाता। ये तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर लालू जी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते तो देश के राजा हरिश्चंद्र हो जाते और चारा घोटाला भाईचारा हो जाता। मतलब कि तेजस्वी का ये कहना है कि उनके पिता इस वक्त हरिश्चंद्र नहीं है। ये कहना है उनका। ये तो आपने अच्छा सवाल दिया, जब आएंगे आपकी अदालत में उनसे मैं पूछूंगा। देखिए, एक और हैं, आपका बहुत नाम लेते हैं, अरविंद केजरीवाल। मेरा नाम कभी नहीं लेते। आप केजरीवाल जी का इतिहास देखो, उन्होंने आज तक उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया पर एक के बाद एक केस फाइल किए जा रहे हैं, उनको जेल से निकलने नहीं देंगे। कल तो वो बैठकर दिल्ली में कह रहे थे मनीष के बारे में कोई सवाल मत करो। हाँ, कूड़े के ढेर के पास। हाँ। वहां तो वो कह रहे थे कि कूड़े की बात करो, बाकी मनीष की बात तो रोज करते हैं। मतलब राजनीतिक कूड़े की बात मत करो, कूड़े कूड़े की बात करो। लेकिन ये बात सही है कि सिसोदिया के खिलाफ पहले सीबीआई ने केस किया, फिर ईडी ने किया, फिर वो ढेर है जो सालों साल से प्रतीक्षा कर रहा है कि भाई कब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करोगे और कूड़ा हटाओगे। लेकिन जब उन्होंने खुद ही पल्ला झाड़ लिया मनीष जी से, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन रजत जी, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कस्टडी एक्सटेंड होती है तो कस्टडी एक्सटेंड कौन कर रहा है? कोर्ट। तो क्या केजरीवाल जी का या फिर राहुल गांधी का ये कहना है कि हमारे देश में हमारी जुडिशियल सिस्टम आज़ाद नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपको लगता हमारे देश के बाकी संवैधानिक संस्थान चुपचाप बैठकर तमाशा देखते? उनका ये कहना है कि मनीष सिसोदिया के घर पे रेड हुई, उनके रिश्तेदारों के रेड हुई, बैंक लॉकर तलाशे गए, कुछ नहीं मिला और इसीलिए वो अंदर है। वही तो कह रही हूँ, जब ये विषय लेकर कोर्ट के सामने गए होंगे, कोर्ट ने कुछ तो तथ्य ऐसे देखे होंगे। मैं ना कोर्ट हूँ ना एजेंसी हूँ, लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है कि कोर्ट के पास जब वो लेकर गए अपना केस, तो केजरीवाल जी ने अपना पक्ष रखा, एजेंसी ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने निष्पक्षता से अपना जो भी निर्णय था दिया। इसका मतलब कोई तो ऐसा एविडेंस होगा जो हम नहीं जानते लेकिन कोर्ट जानते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को अब आप जेल से निकलने नहीं देंगे। देखिए, पहले केजरीवाल जी ही कहते थे डाल ना जेल में। अब एजेंसी उनकी इच्छा को पूरा कर रहा है तो वो एजेंसी से नाराज है। और अगर जेल की बात करें तो मनीष जी तो छोड़ दीजिए, आपने सत्येंद्र जी को नहीं देखा क्या ठाठ से जेल में रह रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक वादा करके आए थे अरविंद केजरीवाल कि देश की राजनीति में एक नई सोच ला कर देंगे। आज मैं जनता से पूछती हूँ, क्या वादा खिलाफी की? क्या भ्रष्टाचार की नई परिभाषा केजरीवाल ने लिखी?
लेकिन मनीष सिसोदिया उनका दावा है कि शिक्षा का बहुत अच्छा काम कर रहे थे। शिक्षा और शराब दो अलग चीजें हैं। हाँ, शिक्षा के अच्छे काम को रोकने के लिए उनको शराब घोटाले में पकड़ लिया। शिक्षा में अच्छा काम करने के लिए क्या उन्होंने शराब में घोटाला किया था, ये क्वेश्चन है। अगर इतना अच्छा था तो कैंसिल क्यों किया? दोबारा पूछ रही हूँ, शिक्षा में अच्छा करने के लिए मैंने शराब में घोटाला किया, ये आपको मंजूर है क्या? नहीं, ये तो नहीं कहा उन्होंने कि शिक्षा के लिए। इसलिए तो कह रही हूँ, आप कह रहे शराब घोटाले में इसलिए मत पकड़ो क्योंकि उन्होंने घोटाला किया शराब में, लेकिन शिक्षा अच्छी दी है। नहीं, वो कहते हैं घोटाला हुआ ही नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या कर रही थी जब पक्ष उनके सामने तथ्य लेकर गया? कोर्ट गलत है क्या? केजरीवाल जी का ये कहना है। अब वो तो ये भी नहीं कह सकते। लेकिन एक बात साफ है वो कि कुछ कह नहीं सकते, आप पूछ मुझसे रहे हो। आपसे तो इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि आप सरकार हैं। नहीं रजत जी, आप इसलिए पूछ सकते हो क्योंकि मैं अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ। जो दो लोगों के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, इस ऑडियंस में मैं नहीं जानती, इन यंगस्टर्स को तो बिल्कुल नहीं जानती, कहाँ से है नहीं पता। लेकिन हाल ये है कि अगर आप ऐसे ही यंगस्टर्स के बीच में, जिसमें केजरीवाल जी का या आम आदमी पार्टी का कोई हस्तक्षेप ना हो, उनके सामने करके दिखा दीजिए अदालत। नहीं, मैं तो सबके सामने करता ही हूँ। आप करते हैं आप करते हैं, वो आते नहीं। एक और ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और सवाल आपका एक और। इस देश के राजनीति के माध्यम से एक खानदान की राजनीति के लिए मेरे देश का बंटवारा कर दिया उस खानदान ने, यह उनके ऊपर आरोप है और धर्म के नाते उन्होंने बंटवारा कराया। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आरोप है कि इनके राज में मुसलमानों को डराया जाता है। स्मृति जी, आप माइनॉरिटीज अफेयर्स की मिनिस्टर हैं। जब आप मंत्री बनी उसी दिन पहला इल्जाम यह लगा कि एक संघ परिवार की एक कट्टर हिंदू महिला को माइनॉरिटीज का मिनिस्टर बना दिया। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, बंगाल में हुआ। ममता जी के पास दायित्व था अल्पसंख्यक का, और चुनाव में जितना वो दुर्गा पाठ कर रही थी तो उनके धर्म का तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा। तो व्हाई इज इट ओके फॉर दीदी बट नॉट ओके फॉर? केंद्र सरकार में शायद पहले मुस्लिम ही माइनॉरिटीज के मिनिस्टर बनते रहे हैं। पहली बात, माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, और मैं पारसी परिवार में ब्याही हूं। पारसी पूरे विश्व में 55,000 रह गए बस। तो आप तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी हुई। लेकिन मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जब हमसे चर्चा की तो कहा एन इंडियन कैन नॉट बी अ माइनॉरिटी इन हिज और हर ओन कंट्री। मेरा देश है भाई, इसमें बहुसंख्यक हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी अपने देश में आप उसका कद छोटा करते हो, क्यों? मैं अपने संवैधानिक और प्रशासनिक इतिहास के माध्यम से कह सकती हूँ रजत जी, जब मैं शिक्षा मंत्री थी, आईआईटी का काउंसिल था, तब आईआईटी के काउंसिल में पहली महिला चेयरपर्सन इस सरकार ने जो चिन्हित की, उनका नाम है टेसी थॉमस। इसलिए नहीं चिन्हित की क्योंकि वो एक क्रिश्चियन महिला है, इसलिए क्योंकि शी इज द मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया, टेसी थॉमस। आज यहाँ कितने लोगों को डॉक्टर कलाम पसंद है? किसने बनाया था उनको देश का राष्ट्रपति? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। आप मुझ पे आरोप मढ़ते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ जो अल्पसंख्यक मंत्री हूँ। पहले सब मुसलमान रह चुके हैं और सारे ऑफिसर्स को मुसलमान होना चाहिए। आपका मेरे ऊपर आरोप है। मेरा आरोप नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस के एमपी का आरोप है। वो अपनी मैडम को नहीं देख रहे हैं। लेकिन आज मैं कहती हूँ
अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से राहुल गांधी ने भी इसी सत्र में मुझसे एक सवाल किया लिखित में। एक तो हमने उनको सवाल करना सिखा दिया। अल्पसंख्यक मंत्री होने के नाते उनकी वायनाड की लोकसभा क्षेत्र में 295 प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, बताइए, मेरे मंत्रालय ने। फिर राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि वो भारत तो confused में है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लंदन में उन्होंने कहा कि कंफ्यूज है, कोट पे जनेऊ पहनते हैं, इतने कंफ्यूज है, अपना गोत्र नहीं बता पाते हैं। और मैं आज मतलब मुझे बहुत खेद है इस बात का रजत जी, मेरी आज तक राजनीति में कभी किसी ने गोत्र जात नहीं पूछा था। किसने कहा था उनको ये चुनावी हिंदू बनने का ढोंग करने के लिए? किसी ने बोला था आप में से? प्रमाण मांगा था? नहीं। वो धर्म को देश की राजनीति में एक राजनीतिक हथियार बनकर इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ बातें आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी बतानी पड़ेंगी, क्योंकि ओवैसी साहब कहते हैं कि पूरे देश में हेट क्राइम हो रहा है, दाढ़ी और टोपी देखकर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ओवैसी भाई के बारे में भी उन्होंने एक कटाक्ष मुझ पे किया कि स्कॉलरशिप बंद कर दी कक्षा 1 से 8। कक्षा 1 से 8 देश में मुफ्त की शिक्षा मिल रही है, तो जो मुफ्त की शिक्षा उसमें स्कॉलरशिप देते हैं क्या? स्टूडेंट्स बैठे हैं, पूछिए। आप कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ अपीजमेंट के नाम पे अल्पसंख्यक छात्रों को कक्षा 1 से 8 स्कॉलरशिप दे रहे थे, जहां पर स्कॉलरशिप की दरकार नहीं है, जहां की शिक्षा फ्री है। मैं कहती हूं कि भाई मत करिए, सभी छात्रों को मुफ्त की शिक्षा मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि 40% आपका बजट कम कर दिया अल्पसंख्यक क्योंकि मैं मंत्रालय का। पैसे जो दे रही थी जिस चीज के लिए, जब वो एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं 40% बजट बढ़ा के करूंगी क्या? वो जनता का पैसा है, जनता का पैसा मैं रोक के करूंगी क्या ताकि मेरी राजनीति चमकती रहे? आज जब हम बजट में सुनते हैं कि 150 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज बनेंगे, 150 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस के समकक्ष, उसमें हम कहते हैं क्या सिर्फ एक ही विशेष धर्म के लोग यहाँ पढ़ सकते हैं? नहीं। अब कांग्रेस पार्टी या तृणमूल कांग्रेस ये बार बार आरोप इसलिए मढ़ती है क्योंकि उनकी राजनीति देश के विभाजन पर चलती है। अगर खड़गे साहब को बहुत उपलब्धियां अपने माथे लेनी है तो इस देश के राजनीति के माध्यम से एक खानदान की राजनीति के लिए मेरे देश का बंटवारा कर दिया उस खानदान ने, यह उनके ऊपर आरोप है और धर्म के नाते उन्होंने बंटवारा कराया। और खड़गे साहब को आप कहिए कि ये तमगा लेके गांव गांव गली गली घूमे, स्वीकार करें और देश की जनता के चरणों में माफी मांगे कि इस देश को, इस भूमि को हमने धर्म के आधार पर बंटने दिया ताकि सिर्फ एक विशिष्ट व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सके। बोल सकते हैं क्या आप? खड़गे जी इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे? वो बताएंगे कि राहुल जी ने कहा कि इस देश में मोदी जी सेकंड ग्रेड सिटीजन मानते हैं मुसलमानों को। वो अपनी राजनीति के लिए ये सब कह रहे हैं। कांग्रेस ने धरती का बंटवारा, देश का बंटवारा होने दिया। कांग्रेस बार बार हिंदुओं पर कटाक्ष करती है और हिंदू को सेकंड क्लास सिटीजन मानती है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए मनमोहन सिंह ने कहा था देश के जितने भी संसाधन हैं उस पर देश का हक नहीं, एक विशिष्ट समुदाय का हक है। ये क्या बंटवारे की राजनीति नहीं है? स्मृति जी, आज ओवैसी साहब बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को ऐसा लगता है कि वो एक खुली जेल में रह रहे हैं और उनका जीना दूभर है। बुलडोजर चलते हैं तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे, जांच होती है तो मदरसों की जहाँ तक जांच की आप बात कह रहे हैं, एक विशेष राज्य में कानून व्यवस्था की दृष्टि से क्या कदम लिए जाते हैं उस पर टिप्पणी ना करते हुए, मैं जानबूझकर इसलिए टिप्पणी नहीं कर रही हूँ क्योंकि निश्चित रूप से योगी जी भी पधारेंगे किसी न किसी दिन अदालत में। मैं नहीं जानती, आई एम सॉरी, यहाँ पर कौन किस धर्म का है। मैं पूछना भी नहीं चाहती आप में से कौन अल्पसंख्यक परिवार से है, लेकिन आपके निश्चित रूप से अल्पसंख्यक परिवारों में मित्र होंगे। क्या आपके मित्रों को देश खुली जेल लगता है? और ओवैसी साहब जो इस प्रकार का आरोप मढ़ते हैं,
मैं उनको राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट पर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। राहुल गांधी जम्मू गए शायद जनवरी के आखिरी सप्ताह में। उनका अगर आप अंबेडकर ग्रुप को वक्तव्य पढ़ें तो आपको समझ आएगा। उन्होंने कहा मीडिया कहती है देश में कटुता का पूरा वातावरण है, लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए हैं, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि मैं पूरा देश घूम चुका, एक भी व्यक्ति ने आकर मुझसे ऐसी शिकायत नहीं की, बड़ा ही सौहार्द का वातावरण है। तो ओवैसी साहब मुझे ना माने, राहुल गांधी की सुन लें। क्या माइनॉरिटी मिनिस्टर के तौर पे आप देश के जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको कह सकते हैं कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए मैं दोबारा कह रही हूँ कि जहाँ भय का माहौल ना हो वहाँ इस प्रकार का माहौल अर्जित करने का प्रयास ना करें। ये नहीं है वो शेर आए शेर आए शेर आए वाली कहानी, वही कांग्रेस पार्टी कर रही है, शेर आए शेर आए शेर आए। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी हर जगह हार रही है, क्योंकि उनकी राजनीति खौफ पर आधारित है, हमारी राजनीति राष्ट्रनीति विकास पर आधारित है, यही फर्क है। मेरा सवाल स्मृति जी से ये है कि हम आजकल टीवी चैनल्स के थ्रू या मीडिया में देख रहे हैं कि ज़्यादातर नेता लोग मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो अचानक से ये बदलाव क्यों देखने के लिए मिल रहा है? आपका इस बारे में क्या कहना है? एक अनूठा नेतृत्व ऐसा देखा कांग्रेस पार्टी में, जिसने 2019 के चुनाव में आकर सड़क पर नमाज अता की, और फिर जैसे ही विधानसभा का चुनाव आया तब जाकर मंदिर में घंटी बजाई। अगर आप मात्र धर्म की बात करें तो इस्लाम में मूर्ति पूजन वर्जित है। मेरा तो आग्रह है कि जो लोग इस प्रकार की विविध राजनीतिक एडवेंचर्स करते हैं वो राजनीति का मजाक उड़ाएं, चलेगा, धर्म का मजाक उड़ाना बंद करें। आज मैं आपके सम्मुख हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आप मेरा गोत्र नहीं जानती, लेकिन कोई राहुल गांधी का गोत्र पूछे ऑडियंस में, 2-3 लोग निश्चित बता देंगे। फर्क यह है कि ये सवाल, जैसे कि आपने कहा, उत्पन्न कैसे हुआ। इसीलिए हुआ कि जब जब हम कहते थे कि 3 करोड़ लोगों के लिए घर बनाया, वो धर्म की बात करते थे। जब जब हम कहते थे 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत दिया, वो धर्म की बात करते थे। जब जब हम कहते थे कि 11 करोड़ महिलाओं को टॉयलेट बना कर दिया, वो धर्म की बात करते थे। जब जब हम कहते थे कि 32 करोड़ मुद्रा योजना का लोन दिया, वो धर्म की बात करते थे। लेकिन धर्म का पालन तब नहीं किया जब विदेश में जाकर हिंदुस्तान को गाली दी। तो ये जो कोट पर जनेऊ पहनकर घूम रहे हैं, उनको अपने धर्म के बारे में शायद एक चीज़ नहीं पता कि प्रभु राम ने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। और ये तब कहा जब सोने की लंका उनको अर्पित की जा रही थी। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरा देश, मेरी मातृभूमि स्वर्ग से महान है। तो जो धोती जनेऊ लपेट के सिर्फ चुनाव में नजर आते हैं, वो अगर प्रभु राम का मात्र ये श्लोक याद कर लें तो शायद लंदन में जाके देश को गाली देना बंद करें। अब तो रॉबर्ट वाड्रा ने भी राम मंदिर के लिए डोनेशन दिया है। जी, उन्होंने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा और बताया। उन्होंने, शायद वो नहीं जानते कि पाप का पैसा प्रभु के काम कभी नहीं आता। लोगों ने टीवी पर महबूबा मुफ्ती को शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाते देखा, इसीलिए लोग पूछ रहे हैं ये कैसे हृदय परिवर्तन हो रहा है लोगों का। कहते हैं ना, मोदी है तो एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और सवाल का एक और
राहुल जी महान इसलिए हैं, अरे मैं महान बोल रही हूँ, क्योंकि महाभारत में जीएसटी सिर्फ वही ढूंढ सकते हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से। आपकी अदालत में अगला सवाल। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर इल्जाम है कि ये विरोधियों का मजाक उड़ाती हैं। देखिए, एक तो आपने राहुल गांधी से उनकी सीट ले ली, 40 साल पुरानी उनकी। मैंने ली नहीं, अमेठी की जनता ने दी है। लेकिन और उसके बाद आप कह रही हैं भाग गए। अच्छा ठीक है, विनम्रता से कहती हूँ पैदल गए। और सबसे बड़ा मजाक आपने क्या, आपने उनकी एक तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम पर डाली, वो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, उल्टा कर दिया आपने राहुल गांधी को। बताइए, चोगे में भगवान का नाम कोई उल्टा पहनता है? और आपने लिखा अब ठीक है। अब जनता बताए, जब नाम उल्टा लिखे हैं तो फिर सीधा करना ठीक है? अब उनकी पार्टी के लोग आज उनको तपस्वी कहते हैं, तपस्या कर रहे थे वो। शहजादे को तपस्वी बना दिया, वही जनता की उपलब्धि है। तपस्या के बारे में उन्होंने कुछ कहा है और कुछ सवाल पूछे, मैं चाहता हूं कि वो आप सुने और डायरेक्टली उसका जवाब दें। भगवान, सुनिए जरा। भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? आपने महाभारत पढ़ी है क्या? उसमें लिखा है कि पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। जैसे आप बताइए कि पांडव जीएसटी ने लगाई, पांडवों ने। अभी जनता अगर हंसना बंद कर दे तो बोलूं। ऐसा है रजत जी, राहुल जी महान इसलिए हैं, अरे मैं महान बोल रही हूँ, क्योंकि महाभारत में जीएसटी सिर्फ वही ढूंढ सकते हैं। गीता का उपदेश ना सुनकर पांडवों से या कृष्ण भगवान से नोटबंदी पर व्याख्यान की अपेक्षा वही कर सकते हैं। लेकिन आप सब हंस रहे हैं, मैं आपका ध्यान एक बात पे आकृष्ट करना चाहती हूँ। जिनका आपने अभी क्लिप देखा, वो एक राजनीतिक परिवार में पले बढ़े हैं। इसका मतलब राजनीति उनके दिनचर्या से अछूती नहीं है। उस पॉलिटिकल लेगेसी का वो प्रतिबिंब है। रजत जी, चिंता मुझे नहीं, जनता को नहीं, उनके परिवार को करनी चाहिए, और पार्टी को भी। मैं इतना ही कहूंगी कि चाहे पार्टी हो या उनका परिवार, जो लंदन में उन्होंने कहा वो उनके अंदर का जहर है जो उन्होंने उगला। जो यहाँ वो बोल रहे थे वो उनका अपना सांस्कृतिक दृष्टिकोण कितना धूमिल है उसका प्रतीक है। तो जेन्युइनली मेरे भी बच्चे हैं, मैं कहना चाहती हूँ, चिंता हम में से किसी को नहीं करनी है, उनकी माताजी को निश्चित चिंता करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग देखते हैं। आपकी सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग होती है
आपकी गैस सिलेंडर वाली तस्वीर को लेकर, जब आपने कहा था गैस के दाम कम करवाऊंगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस की मैं जीवन भर की दुखती रग रहूंगी, और उसका कारण यह है कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के गढ़ में चुनाव हारे हैं। और ये लोग जो थोड़ी बहुत टिप्पणियां कर रहे हैं तो फिर भी उदार है रजत जी। कांग्रेस के कई नेताओं ने मेरा चरित्र हनन भी किया है, उनको गांधी खानदान तुरंत प्रमोशन दे देता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि जो भी कांग्रेसी को लगता है कि मुझ पर अभद्र टिप्पणी करने से, मेरा मीम बनाने से अगर तुम्हारा प्रमोशन हो जाए तो चलो भाई, तुम्हारा भी भला कर देते हैं। लेकिन आप अपने बारे में, अपने अलग अलग मूड्स पार्लियामेंट में होंगे, उसको आप सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं जिसमें आपने अपनी बचपन की और अब की तस्वीर पोस्ट की थी, वो लोग जरूर देखें। और आपने लिखा कि कुछ बदला नहीं है। अंदाज वही, तेवर वही। मैं अपने ऊपर मजाक इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आई एम नॉट अ पॉलिटिकल जोक। फाइनल लास्ट सवाल, हम एक सवाल और लेंगे बस। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि सुनने में आ रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव में अमेठी से प्रियंका वाड्रा आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ने का प्लान कर रही हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी के कंपैरिजन में वो कितना मुश्किल होगा आपके लिए? सुनने में आया कि उनको 2019 में बनारस से लड़ना था। अब मुझे खुशी है कि बनारस में उनको लग नहीं रहा कि उनकी दाल गलेगी। तो पहले तो उनको बहुत आभार कि बनारस में कांग्रेस जीत नहीं सकती मोदी के सामने, स्वीकार करने के लिए। और जहाँ तक कि वो अब जाएंगी अमेठी से लड़ेंगी, बीजेपी से कौन लड़ेगा शर्मा जी मैं नहीं जानती 24 में, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि ख़ानदान से कोई भी लड़े, हराने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त होगा। आज मैं याद करती हूँ वो वक्त जब रजत शर्मा जी ने मुझे लखनऊ में आपकी अदालत में कहा था कि भाई एक ऑडिटोरियम तो बना दो ताकि अगला आपकी अदालत हम अमेठी में कर सके। रजत जी, आपको 40 साल बाद अमेठी में अब ऑडिटोरियम बन रहा है, उसमें आमंत्रित करती हूँ। इस नोट पर एक और ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज अजय उपाध्याय का फैसला आज के मुकदमे। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया स्मृति ईरानी पर। उनसे पूछा राहुल गांधी के बारे में, अमेठी के बारे में, माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री के बारे में और विरोधी दलों के बाकी सारे आरोपों के बारे में। स्मृति ईरानी ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज अजय उपाध्याय के फैसले का। आज की अभियुक्त स्मृति ईरानी बहुत चतुर अभियुक्त है। आज की अदालत ने स्मृति ईरानी ने एक बार फिर साबित किया है कि आज़ाद हिंदुस्तान में स्त्रियों की नारी शक्ति का जो जागरण है उसका एक प्रतीक है स्मृति ईरानी। और मुझे लगता है कि एक सामान्य घर से एक ऊंचे ओहदे तक पहुंचना और ये कहना कि आई एम नॉट अ पॉलिटिकल जोक, ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है। ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए। और छोटे पर्दे की तुलसी से इस तरह के बयान आएंगे, इससे ये साबित है कि भारतीय नारी राजनीति में अपने हिस्से का आधार समझने लगी है और शायद वो आगे आने वाले दिनों में लोगों को स्थान देना होगा। और अदालत उनको सभी आरोपों से मुक्त करती है।
इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि स्मृति ईरानी इसी तरह से देश के लोगों की सेवा करती रहेंगी, उनके दुख और दर्द को दूर करने का काम करती रहेंगी। आपकी अदालत में आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।